जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज की सुपर फास्ट वीडियो में मानचित्र के साथ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। 30 ऐसे कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से सारे चैप्टर को समाहित किया है सामान्य ज्ञान में, जीके सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बने रहिएगा शुरू से अंत तक। इन 30 क्वेश्चंस में आपको ये लगेगा कि हमारी जीके का जो लेवल है वो एकदम से प्योर हो गया है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अधिकतम डिटेल के साथ। दोस्तों मैंने क्या कहा? अधिकतम डिटेल के साथ आपके दिमाग में चीज़ों को फीड करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पहले से ही आपको लग जाएगा कि डिटेल क्या होती है। कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? दोस्तों कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? तो आंसर हमारा प्लूटो हो जाएगा, अधिकतम बच्चे जानते होंगे। दूसरा क्वेश्चन कि इसको बौना ग्रह कब शामिल किया गया है? तो 2006 में शामिल किया है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्लूटो की खोज किस सन में हुई, तो 1930 में हुई। प्लूटो पहले क्या माना जाता था? पहले ग्रह माना जाता था। आपको मैं बता दूं, पहले क्या बेटा माना जाता था? पहले ग्रह माना जाता था। अब ग्रहों से जब याद आता है कि अगर देखा जाए तो शुरुआत में ग्रह कितने थे? 9 हैं। और वर्तमान में दोस्तों ग्रह कितने हैं? तो वहां पर 8 आपको मारना है। इस समय ग्रहों की संख्या 8 है, अब 9 नहीं है। यानी अब इसको बौना ग्रह मान लिया गया है। प्लूटो को हटा दिया गया है। 2006 में एक IAU की बैठक हुई थी, जिसको अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान की बैठक मानते हैं। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बौना ग्रह प्लूटो है, तो ये बताइएगा कि प्लूटो के अलावा कितने और बौना ग्रह हैं। यानी कुल अगर बौने ग्रह की बात की जाए तो कुल बौने ग्रह हैं अभी 5। सौरमंडल में 5 बौने ग्रह हैं, जिनका नाम अगर मैं बोलूं तो कीजिएगा। एक प्लूटो है, एक एरिस है, एक मैक है, एक हुमा है, और एक लास्ट वन है सेरेस। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गई भाई डिटेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सागर माथा निम्नलिखित में किस पर्वत को कहा जाता है? जवाब दीजिएगा। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं यहां पर सागर माथा की, ठीक है, चलिए सागर माथा की बात करें तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। आपको इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, तो आंसर जाएगा माउंट एवरेस्ट के साथ। यानी माउंट एवरेस्ट है ऑप्शन नंबर बी के साथ। साथ ही साथ माउंट एवरेस्ट की अगर टोटल लंबाई देखी जाए, ऊंचाई देखी जाए, तो 8,848 पॉइंट अगर देखा जाए 86 मीटर है। इसीलिए कहा जाता है 8,849 या 50 मीटर कह दिया जाता है, क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ रही है। माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में यहाँ पर सागर माथा कहा जाता है, और नेपाल में इसकी स्थिति है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी चला जाएगा। संस्कृत में यानी नेपाली में इसको सागर माथा, संस्कृत में बेटा क्या कहा जाता है ये भी जान लीजिएगा। संस्कृत में इसको कहा जाता है देवगिरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवगिरी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लॉक किया जाए। ठीक है, लॉक किया जाए, बताइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में पंचायती राज पंचायती राज शुभारंभ किया गया? यानी पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले शुभारंभ किया गया। आपको लॉक करना है बेटा। देखिए बहुत आसान प्रश्न है। पंचायती राज जो है सबसे पहले राजस्थान में किया गया। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कहाँ? नागौर जिले में किया गया। और राजस्थान की बात की जाए तो ये रहा मानचित्र में राजस्थान। और राजस्थान की जब भी बात होती है तो हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि बताओ कि राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है, राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जो अन्न का कटोरा कहा जाता है? बताइए बताइए दोस्तों, अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? हाँ, राजस्थान का बताना है, अन्न का कटोरा। ठीक है, तो राजस्थान का जो अन्न का कटोरा है वो आपको बताना है। तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। मैं ही बता देता हूं, गंगानगर को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 4 नंबर, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? देखिएगा हल्दी किस कुल का है? तो हल्दी को देखा जाए तो यह अदरक के परिवार से सम्मिलित होता है। ठीक है, हल्दी की जब भी बात होती है तो यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन कितने बन सकते हैं ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो हल्दी का जो आंसर है वो तना के साथ चला जाएगा।
अब पूछा जाए कि तना के कौन से पार्ट से, तो तना का प्रकंद पार्ट होता है। क्वेश्चन में पूछ लेता है बहुत डीप में जाके, भैया तना का कौन सा प्रकंद पार्ट होता है, तो दिमाग में है आपको लगाना है कि भैया तना का कौन सा प्रकंद पार्ट से हल्दी को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अगर पूछा जाए कि भाई हल्दी का वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नाम क्या है, तो यह है कुरकुरुमा। ध्यान दीजिएगा, डोमेस्टिका। ठीक है, कुरकुमा डोमेस्टिका इसका क्या है, वैज्ञानिक नेम है, साइंटिफिक नेम है। हर वस्तु का एक वैज्ञानिक नाम होता है, जैसे मनुष्य का होमोसैपियंस है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। समुद्र में सर्वाधिक कचरा फैलाने में किस भारतीय नदी को शीर्ष स्थान प्रदान किया है? दोस्तों आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन एग्जाम में यहां से बनेंगे। मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूं। एग्जाम में अगर लिस्ट पूछी जाए तो दुनिया में आपको बहुत सी नदियां मिल जाएंगी, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है क्या, सबसे पहला नंबर आता है यांगसी नदी का। ठीक है, शुद्ध कर लीजिएगा, यांगसी नदी का आता है, जो कहां पर है, जो आपकी जो है चीन में है। ठीक है, चीन में है। सेकेंड नंबर पर आता है गंगा नदी, यानी अगर गंगा नदी की बात की जाए तो गंगा नदी है आपकी इंडिया में। तो भारत की अगर पूछी है तो भारत के लिए तो ये पहली नदी हो जाएगी, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई अगर पहली विश्व की सर्वाधिक कचरा देखिए, प्रदूषित नदी को नहीं हम पूछ रहे हैं, कचरा फैलानी, मतलब जिनसे टनों कचरा निकाला जाता है। आपको ध्यान दिलवाता हूं कि जहां पर टनों कचरा निकाला जाता है वो गंगा नदी में सबसे ज्यादा जो है कचरा निकाला जाता है, सबसे ज्यादा जो है गंगा नदी ही प्रोड्यूस करती है। दूसरा अगर विश्व में देखा जाए तो यार चीन हो जाएगा। चीन की 3 नदियां हैं, पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर एक पर्ल नदी आती है, ये भी चाइना में है। एक आपने एलो नदी सुना होगा जिसको कहा जाता है पीली नदी, तो पीली नदी भी चाइना में है। ठीक है, लिख रहा हूं बहुत उल्टा सीधा, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। भारत की 2 नदियां हैं टॉप 10 में, एक है आपकी गंगा है, ठीक है, और दूसरी है आपकी सिंधु है। तो यहां से कचरा की जब बात होगी तो हमें गंगा लगाना होगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, 6 नंबर देखिए, 6 नंबर आपके स्क्रीन पर है कि विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है, उत्सर्जक देश कौन सा है, ऐसा कमेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए बताइए, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा, लॉक किया जाए। बहुत बढ़िया। एक बच्चे का कमेंट है कि सर आपकी अलंकार वाली वीडियो से एग्ज़ाम था बच्चे का, कि सर अलंकार वाले सारे क्वेश्चन सही हो गए। स्वागत है। 8 बजे हिंदी चलती है और रात्रि 10 बजे जीके चलती है, इसलिए सब्सक्राइब कर लो बहुत बढ़िया तरीके से। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है, तो कार्बन उत्सर्जक देश जो है वो चाइना है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता। कार्बन उत्सर्जक देश में चाइना है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में अमेरिका पहले नंबर पर है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। आंसर हमारा किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए बताइए, लॉक किया जाए। क्वेश्चन कह रहा, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट, यानी ये वर्ल्ड को देखा जाए तो पृथ्वी को बीचों बीच से काट देते हैं, तो ये वाला जो पार्ट आता है, ये वाला पार्ट आता है, तो ये कहते हैं कि भैया ये बीच वाला पार्ट है, जिसको हम शांति क्षेत्र कहते हैं। और शांत क्षेत्र को हम ये कह सकते हैं कि बीच वाला पार्ट इक्वेटर या 0 डिग्री या भूमध्य रेखा कहलाता है। इसके इर्द गिर्द जो पाए जाते हैं वन, वो दोस्तों आपके उष्ण कटिबंधीय वन कहलाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डी फॉर, जी हाँ डी फॉर, बच्चा कह रहा डी फॉर मैं, यानी ऑप्शन जाएगा डी के साथ। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बताइए। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है मेरे लाल। अब देखिए, बुध को बात करी जाए तो ये देखिए, ये क्या है, सूर्य है, सूर्य के पास में बुध है, तो आप ये बुध देखिएगा सबसे पास में। अगर सौर मंडल का सबसे पास का ग्रह, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे पास का ग्रह कौन सा है, तो पास का ग्रह है भैया बुध है।
सूर्य के पास का ग्रह। कौन सा? सूर्य के पास का ग्रह है, नहीं तो पृथ्वी आप मार दो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि यहां पर जो हमसे पूछा है गर्म ग्रह, तो हमारा जो गर्म ग्रह है वो गर्म ग्रह किसके साथ चला जाएगा? गर्म ग्रह ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बच्चे कहते होंगे कि सर पास में सूर्य है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, जबकि मैं रोजाना लगभग लगभग डिस्कस करता हूं। तो ये क्या है? ये गर्म ग्रह है। रीजन क्या है, क्यों नहीं है बुध? तो भाई बुध को होना चाहिए, CO2 की उपस्थिति के कारण शुक्र बुध से भी ज्यादा गर्म ग्रह है। ठीक है, शनि दोस्तों यहां पर दिख रहा है, जो आपको ये दिख रहा है, और मंगल ये दिख रहा है। तो मंगल आपको मैं कहां पे दिखा देता हूं, ये दिख रहा है। और मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। चलिए भाई बताइएगा। चलो भाई सर हिंदी कठिन, जीके आसान है, तो भाई बात करिए। चलिए आसान है तो करिए, क्वेश्चन नंबर 9 करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के लिए। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कमेंट का इंतजार। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिएगा, लॉक किया जाए। चलो भाई आंसर नहीं आया है तो आसान लगेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसको जो है बनवाया था। किसको बनवाया था? लौह स्तंभ को बनवाया था। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात अगर पूछा जाए कि ये बताओ भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसलिए दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपसे यहां पर दोनों क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। 10 बताइए, आसान है तो बताओ। 10 आसान है तो बताओ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर ई में, यानी एक ऑप्शन और बढ़ाता हूं मैं, एक ऑप्शन और बढ़ाता हूं। और एक ऑप्शन अगर मैं बढ़ाता हूं दोस्तों, तो मैं ये कह सकता हूं क्या? हाँ जी, एक ऑप्शन और बढ़ाता हूं, उस्ताद चलिए अब बताइए 10 नंबर। अब क्वेश्चन पूरा हुआ है, लॉक किया जाए। अब बताइए आंसर क्या होगा? 10 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? देखिए अगर बात की जाती है ताजमहल का डिजाइन तैयार, ताजमहल को यहां पर कहां पर बनाया गया? उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में बनाया गया। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी इसके हो जाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब कभी भी आंसर ना देखने को मिले उस्ताद अहमद लाहौरी, तो हम उस्ताद ईसा को मारेंगे, लेकिन ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए, मेरी उम्मीद है और मुझे पूरा भरोसा है। आपको एक चीज याद रखनी है कि उस्ताद अहमद लाहौरी आपको मारना है, जब नहीं ऑप्शन में है तब हम एक बार ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 11 नंबर, जरा जवाब दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को रखा गया है? बताइए। अब दो क्वेश्चन बनेंगे। नीति निदेशक जो तत्व हैं वो जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं और कहां से लिए गए हैं? दो पॉइंट हैं। नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं ये भी जानेंगे। नीति निदेशक तत्व को रखा गया है आर्टिकल 36 टू 51 में। यह क्या है? यह राज्य के द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाएं हैं। यह राज्य इसको हैंडल करेगा, राज्य चाहेगा तो नागरिकों को चीजें देगा। ठीक है, मेरी बात पहले से समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइएगा, यानी जिसको हम कहते हैं ना कि वेलफेयर स्टेट, यानी इन तत्वों का कार्य क्या है? एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी एक वेलफेयर स्टेट की जो है घोषणा करता है। साथ ही साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आयरलैंड संविधान से ये क्या है? यहां पर उद्धृत है, तो आंसर सी चला जाएगा। राज्य के द्वारा होते हैं नीति निर्देशक तत्व, एक्चुअल में वेलफेयर स्टेट की स्थापना करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि राज्य चाहेगा तो मिलेंगे, यह कानून के दायरे में नहीं आते, इनको चुनौती नहीं दी जा सकती है न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 12 जवाब दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है, कहता लावा मिट्टी जो है वो पाई जाती है, वो क्या छत्तीसगढ़ मैदान में पाई जाती है, सरयू के पार्ट में पाई जाती है,
मालवा पठार में लावा मिट्टी को देखने को मिलेगा, या फिर हम कह सकते हैं 12 नंबर का जो लास्ट वन आंसर है वो डी आंसर यानी शिलोंग पठार। तो दोस्तों आंसर हमारा चला जाएगा मालवा का पठार, लावा जो लावा है ना, लावा ट्रैप जो मालवा पठार जो है निर्मित हुआ है, आंसर सी चला जाएगा। लावा मिट्टी की बात की जाए तो दोस्तों मैं कह सकता हूं इसको ब्लैक सॉइल कहा जाता है। लावा मिट्टी को ब्लैक सॉइल कहा जाता है यानी काली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम कह सकते हैं कि यह काली मिट्टी का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है, और ज्वालामुखी प्रक्रिया यानी वैल्केनो सिस्टम से हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम है लावा मिट्टी। और मालवा जो ट्रैप देखने को मिलेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर आपके स्क्रीन पर। 13 नंबर क्या कह रहा है, लॉक किया जाए। कह रहा है कि जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करेगा? क्या प्रधानमंत्री करेगा, गृह मंत्री करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या फिर लोकसभा अध्यक्ष करेगा? बताइए। पहली बार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर कोई बहन कोई भाई है तो सब्सक्राइब कर लें राष्ट्रहित में। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो वहां पर भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कहलाता है। याद रखें कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट कार्य करेगा। अगर दोनों नहीं है किसी भी कारणवश तो फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश, मान लो ये भी नहीं है, तब भारत का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उस सर्वोच्च न्यायालय में तो वो कार्य करेगा, ठीक है ना, राष्ट्रपति का। तो ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। चलिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड के उद्भासन से मनुष्यों को क्या हो जाता है, यानी मनुष्यों को कौन सा रोग हो जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं, यानी इसका सूत्र पूछा जाता है आपसे और कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। हाँ जी, देखिएगा दोस्तों, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो लगभग देखा जाए तो मैं कह सकता हूं इसका जो सूत्र होता है CCl4 होता है। और इससे क्या हो जाता है एक्चुअल में बताऊं दोस्तों, इसका जो प्रयोग होता है ना, इसका प्रयोग बहुत कामों में किया जाता है। जैसे एक मैं बता देता हूं, आग बुझाने के कार्य में किया जाता है। आग बुझाने के कार्य में किया जाता है, जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका काम देखने को मिलता है। मतलब ये एक अज्वलनशील है, ज्वलनशील होता तो इसका काम आग बुझाने में होता ही नहीं। तो क्वेश्चन में कभी एग्जाम में आ जाए कि भाई CCl4 का जो है मतलब क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो है सूत्र क्या होता है CCl4, कार्य क्या होता है आग बुझाने यानी अग्निशमन में। और एक और बात आपको मैं बता दूं कि इससे क्या हो जाता है, यकृत का कैंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो यकृत, जो लंग्स की बात करें तो लंग्स नहीं बेटा, यकृत को कहा जाता है लीवर कहा जाता है। जिससे जब हम पीलिया की बात करते हैं ना, पीलिया हमको होता है, तो पीलिया जब होता है तो हमारा यकृत ही डैमेज होता है। तो फिलहाल यकृत का जो लीवर कैंसर होता है वो इसी का रोग होता है, यानी इसी की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। किस अधिनियम को ब्लैक विल के नाम से जाना जाता है? बहुत आसान प्रश्न है, बताइए बेटा। ब्लैक विल के नाम से जाना जाता है, कमेंट कीजिएगा, बताओ। देखो भाई, ब्लैक विल की बात करी जाए तो आपको जवाब देना है कि कौन सा अधिनियम ब्लैक विल के नाम से जाना जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो रॉलेट एक्ट है, क्या है, रॉलेट एक्ट है, वो जो है आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। रॉलेट एक्ट हो जाएगा क्या, रॉलेट एक्ट हो जाएगा या रेगुलेटिंग एक्ट? बेटा रॉलेट एक्ट हो जाएगा, जिसको ब्लैक कानून कहा जाता है। ब्लैक कानून कहा जाता है, ब्लैक कानून कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है। और इसको लागू किया गया था, कब किया गया था? 8 मार्च को लागू किया गया था। डेट आपसे नहीं बल्कि सन आपसे जरूर पूछेगा। 1919 को लागू किया गया था। इसलिए यहाँ पर यह चीज़ जानना जरूरी है, यानी किसी भी व्यक्ति को बिना कानून, बिना ही गवाही के या बिना ही मुकदमा चलाए या बिना किसी भी तरीके से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था ब्रिटिश सरकार में, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने इसका जोरदार विरोध किया। तो आंसर हमारा किसके साथ चला जाएगा? वो ऑप्शन जाएगा भाई ए के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
किसके काल को मुगल काल का चित्रकला यानी मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है बेटा? तो मैं कहूंगा कि जहांगीर से बेस्ट आंसर नहीं हो सकता है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है। जहांगीर जो है बड़ा ही पारखी है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। चित्रकला का मतलब अगर देखा जाए, चित्रकला में अगर देखा जाए तो जहांगीर का बहुत जबरदस्त नाम आता है, बहुत जबरदस्त दोस्तों नाम आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। जहांगीर का नाम बहुत जबरदस्त आता है। जहांगीर के समय अगर देखा जाए तो बड़े प्रमुख चित्रकार माने जाते थे, जिसमें आपने सुना होगा एक मंसूर चित्रकार था, मंसूर चित्रकार हुआ करता था, दौलत चित्रकार हुआ करता था। तो क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि निम्नलिखित में जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकारों का नाम बताइए। अबुल हसन हुआ करता था, फारूक हुआ करता था। इसलिए जहांगीर को जो है बड़ी जबरदस्त तरीके से वहां पर चित्रकारिता यानी चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन में एक और पूछा जा सकता है कि भाई स्वर्ण काल या चित्रकला का पारखी कौन माना जाता है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आए तो वहां पर आपको जहांगीर ही मारना है। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? कमेंट किया जाए, बताइए, जवाब दीजिएगा। देखिए, मनुष्य की सभ्यता की जो प्रथम अवस्था थी वो थी शिकार अवस्था। मनुष्य शिकार करता था, इनको अपना भोजन बनाता था और इस तरीके से अपने जीवन को यापित करता था। यानी मैं कह सकता हूं कृषि अवस्था को बाद में लाया गया क्योंकि उसको थोड़ा सा ज्ञान कम था और बाद में धीरे धीरे विकास की तरफ ये बढ़े और मनुष्य का विकास हुआ। मैं कह सकता हूं कि आप ये देखते हो कि भाई जिस तरीके से मनुष्य रहता था, रहन सहन था, पत्थर के नुकीले हथियारों से उसका जो है क्या करता था, उसका प्रयोग कर शिकार के रूप में उसका प्रयोग किया जाता था और अपना पेट भरता था और परिवार का भी पेट पालता था। इसलिए शिकार अवस्था को प्रथम अवस्था माना गया है, इसलिए ऑप्शन ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? कमेंट किया जाए, स्वागत है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है बच्चा? तो देखिएगा दोस्तों, पेरिस, लंदन, शंघाई और मुंबई। जब भी हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं WHO, तो आप कहते हो भाई जिनेवा में हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं भाई UNEP की, तो UNEP का कहाँ पर है आपको बताना है। UNDP कहाँ कहाँ पर है तो आपको बताना है। तो UNEP और UNDP की बात करें तो एक है नैरोबी में और एक है आपका कहाँ पर है, एक है आपका न्यूयॉर्क में है। पहली बात तो मैं कर लेता हूँ यूनेस्को का। यूनेस्को की बात की जाए तो यह है पेरिस, फ्रांस में है। नाटो का मुख्यालय भी एग्जाम में पूछता है तो यह ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ब्रुसेल्स में है, जो कहाँ पर पड़ता है, जो कहाँ पर पड़ता है, बेल्जियम में पड़ता है दोस्तों। बेल्जियम, ब्रुसेल्स, बेल्जियम आपको याद रखना है। चलिए, वर्षा की मात्रा जो है निर्भर करती है, यानी वर्षा कैसे होगी, किस पर निर्भर करती है? जब भी देखिए रेन होती है तो हम कहते हैं, अगर भारतीय महाद्वीप की बात की जाए तो उपमहाद्वीप में जो सबसे पहले मानसून आता है वो केरला में कहीं ना कहीं टकराता है। 5 से 7 जून के अंदर टकरा जाता है, जून के प्रथम सप्ताह में आता है। अगर देखा जाए कि मानसून की बात छोड़ो, वर्षा की मात्रा निर्भर करेगी तो वो तो भाई आर्द्रता यानी जो है हम कहते हैं कि नमी पर निर्भर करेगी। इसलिए इस क्वेश्चन को बी ऑप्शन के रूप में मारा जाता है। आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को थोड़ा सा सही करते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन नहीं, सूर्य में हीलियम और हाइड्रोजन नहीं, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम को बाद में रखिएगा, ठीक है, हीलियम को बाद में रखिएगा। अब बताइए सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात कितना है? कमेंट किया जाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं देखता हूं कि सूर्य में अगर देखा जाए हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात देखा जाए, क्योंकि हाइड्रोजन का अनुपात 3 होता है और हीलियम का अनुपात क्या होता है? 1 होता है, तब ये आंसर सही है। अगर ये हीलियम और हाइड्रोजन को देख लिया जाएगा तो फिर वो 1:3 हो जाएगा, जो किताबों में भी गलत दिया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मैंने क्वेश्चन को करेक्शन में आपको करवा दिया है। हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात पूछा जाए तो 3:1 और हीलियम और हाइड्रोजन का अनुपात पूछा जाए तो इसके हिसाब से जो क्वेश्चन लिखा है वो वहां पर 1:3 होगा। अब मैं बात कर लेता हूं परसेंटेज पर। तो लगभग अगर मैं मान लूं कि 71 से लेकर 74%, मैं 74% मान लेता हूं कि हमारे जो सूर्य में हाइड्रोजन पाया जाता है और 24% जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? वो पाया जाता है दोस्तों हीलियम पाया जाता है। यानी यही दो गैसेज आपकी कहां पर हैं? सन में हैं। क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। हाइड्रोजन का परसेंट ज्यादा है तो 3 और हीलियम का ज्यादा है, कम है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वायुमंडल में कुल कितनी जो है परतें हैं? कमेंट किया जाए। वायुमंडल में
कुल कितनी अलग अलग परतें हैं, तो आपको मैं बता दूं कि वायुमंडलीय क्षेत्र में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे जो 5 परतों में बटा हुआ है, एक क्षोभ मंडल है, एक समताप मंडल है, एक मध्य मंडल है ना, एक आयन मंडल है, ठीक है, जिसको ताप मंडल की संज्ञा दे दी गई यहाँ पर, वाह्य मंडल है, वाह्य मंडल को वही मंडल कहा जाता है, इसके ऊपर अंतरिक्ष की बात करेंगे। लेकिन मैं बोल दूं कि भाई क्षोभ मंडल जो है वो एक में आ जाएगा, समताप मंडल, क्षोभ मंडल में सब आंधी तूफान वर्षा इस तरीके से, समताप मंडल में ओजोन परत और वायुयान उड़ता है, मध्य मंडल में आपका उल्का पिंड होता है, आयन मंडल में आप देखते हो तो भैया हम कह सकते हैं कि भाई रेडियो तरंगे हैं। इसी तरीके से हमारे जो वायुमंडल में 5 जो है परतें हैं और 5 परतों में हमारा पूरा जो है वायुमंडल विद्यमान है, इसलिए जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर। रेडक्लिफ रेखा, बहुत आसान प्रश्न लिया है बीच में, वीडियो को लाइक कर लेना, केवल 30 प्रश्न हैं, ठीक है, बहुत सुंदर। रात्रि 10 बजे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेडक्लिफ रेखा किसके बीच में अवस्थित है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में अवस्थित है। ये रेडक्लिफ रेखा है, कौन सी, ये वाली रेडक्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में अवस्थित है, ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म है। RNA पाया जाता है, RNA कहाँ पर पाया जाता है, तो ये दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा, जिसको मैंने डिटेल में RNA और जब DNA पढ़ाया था एक वीडियो में, तो हमने बताया था कि भाई कोशिका द्रव्य होता है एक पार्ट और कोशिका द्रव्य से संबंधित है RNA, ठीक है, तो फिलहाल RNA को आपको लॉक करना है कोशिका द्रव्य, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं 24 नंबर, जो हर बच्चे से एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है कि सबसे पहला ऐसा सुल्तान बता दीजिए जिसने सिंचाई कर को लगाया था। सिंचाई कर को लगाया था भैया, क्या फिरोज तुगलक हो जाएगा, जलालुद्दीन खिल्जी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, या अलाउद्दीन खिल्जी हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था वो कौन था, वो क्या फिरोज तुगलक हो सकता है, बताइए क्या वो फिरोज तुगलक हो सकता है, दिमाग लगाओ। लास्ट में आपका मैं एक क्वेश्चन मैंने 30 क्वेश्चन, जो 30वां क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए दिया है बिना ऑप्शन का, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले सिंचाई कर लगाने वाला जो सुल्तान था दोस्तों वो आपका फिरोज तुगलक था। कोई डिटेल है नहीं, ज़्यादा डिटेल आपको देंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 में डिटेल है, क्या पूछ सकता है आपसे, देखिएगा क्या पूछ सकता है दोस्तों, लॉक किया जाए। प्रेजेंट टाइम में भी रेड क्लिफ वहीं पे है, और कहाँ होगी भाई, तुम लोग यार मतलब ज़्यादा दिमाग लगा लेते हो, है ना। डूरंड रेखा को तुम लोग उसमें घुसेड़ दे रहे हो, डूरंड रेखा पूछना चाहिए था, तुम बोला रेड क्लिफ रेखा प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है, क्वेश्चन है क्या है, हाँ? चलो, कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। एक्चुअल में कूका आंदोलन की बात की जाए बेटा, तो कूका आंदोलन में क्या था, गायों को बचाने के लिए, गायों को बचाने के लिए यह कूका आंदोलन था, और इसको यहाँ पर सुनियोजित किया गया पंजाब राज्य में, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, स्वागत है, ठीक है, पंजाब राज्य हो जाएगा, पंजाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कूका मूवमेंट जो है पंजाब से संबंधित है, रिलेट किससे करेगा, सेव काउज से संबंधित, यानी एक बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यानी काऊ को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ वायुमंडल कर लीजिएगा, और उल्का पिंड नष्ट होते हैं, ठीक है, वायुमंडल के किस परत में उल्का पिंड नष्ट होते हैं आपको लॉक करना है। अच्छा भाई, नज़र नहीं लगेगी, आप लोग जैसे हो भाई, कैसे भाई नज़र लग जाएगी, मतलब बॉयज़ को नज़र कैसे लग जाएगी भाई, नहीं लगनी चाहिए, आप लोग हो तो कैसे लगने वाली है। अगला क्वेश्चन, बता देंगे भैया, पूरा बता देंगे, जब हम अभी लाइन पढ़ाएंगे एक दिन तो हम उसमें बता देंगे कि कौन सी रेखा कहाँ पर है। जिस तरीके से हम बात करते हैं कि भाई चाइना में मैकमोहन रेखा आ जाएगी भारत के साथ, डूरंड रेखा पहले भारत और उसके साथ अफ़गान के साथ होती थी, अब वो अफ़गान और भारत के साथ ना होकर वो अफ़गान और पाकिस्तान के साथ चली गई। इसी तरीके से रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है ना।
तो चलिए, वायुमंडल के किस परत में उल्का पिंड नष्ट होते हैं, ये एक क्वेश्चन है जो आसान नहीं है, ये बताइएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, हाँ, चैनल पर पहली बार हो तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए रोज रात 10 बजे जीके के लिए सब्सक्राइब कर लो। हर बहन हर भाई दिल से जुड़े, सिलेक्शन लेना है। वायुमंडल का जो परत है वो है मध्यमंडल है, और सबसे ठंडी परत भी मध्यमंडल ही है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कल के एग्जाम में, जब भी हो आपका एग्जाम, तो कहा जाए कि भाई सबसे ठंडी परत वायुमंडल की बता दो, तो भाई वो है मध्यमंडल। और वायुमंडल में कुल कितनी परतें हैं, तो वो है 5 परतें। ये भी दिमाग में बैठा लो, 4 तो ये दिख रही हैं, समताप है ऊपर वाला, आयन है, मध्य है, क्षोभ है और बहिर्मंडल है। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ये कब लड़ा गया बताओ, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ ये कब लड़ा गया, आपको लॉक करना है। मंकी पॉक्स वगैरह ये सब तो आते रहेंगे बच्चा, ठीक है, आते रहेंगे, वो आने दीजिए, जरूरी भी तो है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है, क्या होने वाला है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में 1576 में इसका जो है युद्ध हुआ, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। चलो भाई, स्वेज नहर किसे जोड़ती है, तो स्वेज नहर जोड़ती है आपकी भूमध्य सागर और लाल सागर को। 28 का ए हो जाएगा। 29 देखिएगा, काला सागर एक समुद्र है, काला सागर एक जो समुद्र है वो कहाँ पर है, तो ये बता देता हूं दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी यूरोप में है। और अंतिम प्रश्न दोस्तों आपके लिए है, होमवर्क में आपको कमेंट करना है, जवाब देना है, आपको कमेंट करना है, फटाफट जवाब देना है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे हमारे बहुत ही अच्छे होंगे, और हर बहन हर भाई हर शेर हर शेरनी हर गृहिणी इस वीडियो को देखने वाली जो सबसे बेस्ट होंगे, यानी बच्चे बहुत ज़बरदस्त होंगे, ठीक है बेटा। चलिए चलिए जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा, लॉक किया जाए। ठीक है, भारत में नीति आयोग कब आया था, इसका कमेंट आपको करना है। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो चैनल को लाइक कर लें और गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों यहीं पर छुपा हुआ है, आपके अंदर छुपा हुआ है। कुछ हम मेहनत करेंगे, कुछ आप मेहनत करेंगे, और कहीं ना कहीं चीज़ें आसान हो जाएंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट के रूप में क्लियर होनी चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।